हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड की बात करें तो हमने देखा था कि कैसे यांग काई होमई की हेल्प लेने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे रिसीव करने के लिए होमई की ट्विन सिस्टर आ जाती है, जिसके बारे में यांग को कोई आइडिया भी नहीं था। फिर भी कमरे के अंदर हो रही उसकी थर्ड डिग्री टॉर्चर से वो ये पता लगा लेता है कि ये होमई बिल्कुल नहीं है, और इसे साबित करने के लिए उसके पास 5 वैलिड रीजंस थे। अब वो रीजंस तो आपको एपिसोड देखकर ही पता लगाने होंगे। होमई की सिस्टर ये देखकर यांग से इम्प्रेस तो थी, पर उसने इस बात को जाहिर नहीं किया। साथ ही उसने होमई को परमिशन दे दी कि वो यांग के साथ माइन एरिया में जा सकती है। यांग के साथ सफर का सुनकर तो होमई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रास्ते में चलते चलते यांग को अपने पिछले बिहेवियर को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो होमई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। पर होमई कहती है, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के बीच में छोटी चीजों को कौन ही याद रखता है। वैसे भी मुझे तो उस दिन की सबसे खास मेमोरी ये है कि जब वो दोनों सीनियर्स मेरे सामने अचानक आ गए थे, उस समय तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर यांग शर्माते हुए कहता है कि ये कब हुआ, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तो सब कॉन्शियसली किया था। होमई बड़ी ही शांति से कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था कि सब कॉन्शियसली किया, तो फिर तुम्हें कैसे याद रहेगा। वैसे सच कहूं तो मेरी पूरी जिंदगी में तुम वो पहले इंसान थे जो सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, वरना तो आज तक सबको मुझसे किसी न किसी तरीके का मतलब ही था। ये सुनकर यांग थोड़ा सैड फेस बना लेता है, पर होमई उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि अरे लुलू, मैं इतनी भी ज्यादा सैड नहीं हूँ। वैसे भी उन चिपकू लड़कों से मुझे क्या ही शिकवा, मुझे उनका सोचकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता। यांग इसके जवाब में कहता है कि मेरा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, इस वजह से मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ये सुनकर होमई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो यांग से पूछती है, सच में? तो यांग चिढ़ते हुए कहता है कि पिछले 2 दिनों से सिर्फ तुम दोनों ही बहनें हो जो मुझे सेड्यूस कर रही हो, मेरा फायदा उठाने के लिए। होमई बोलती है कि मुझे अपनी सिस्टर को छोड़ देना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारा मुंह तोड़ देती, तुम्हारा तो सही रह जाता। खैर, यांग अब अपनी उस क्यूरियोसिटी को और होल्ड नहीं कर पाता। आखिरकार वो होमई से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर ट्रू युआन रियलम पर है। होमई बताती है कि हाँ, वो ट्रू युआन रियलम पर है, तुमसे 4 लेवल ऊपर। ये सुनकर यांग को तो बुरा लगने लगता है कि उसने उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। दूसरी तरफ होमई उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि मेरी सिस्टर के सामने जो तुमने कहा था कि उनका बट एक छोटा है और एक बड़ा, क्या वो सच था? और मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही यांग अपनी जान बचाकर भागते हुए कहता है कि हम लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी निकलना होगा। होमई इस बात को कवर करने के लिए कहती है कि ब्लैक बैम्बू फॉरेस्ट ही तो जाना है, कौन सी दूर है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए होमई हमारे यांग को अपने माइनिंग एरिया के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि वहां पर यांग एनर्जी सीड के साथ साथ यिन एनर्जी सीड भी मिलती है। और कुछ सालों पहले तो जो रिसर्च करने वाले थे उन्हें कुछ भी ढूंढ कर नहीं मिल रहा था, पर फिर होमई ने वहां की जिम्मेदारी ली और उसने आसपास के एरिया को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद उनका लक काम कर गया और उन्हें काफी सारे ट्रेजर्स मिल गए, जिससे अब उनका वो गैंग काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है। ये जानकर यांग को भी खुशी होती है। वो कहता है कि शायद तुम्हारा लग ना होता तो आज तुम्हारा गैंग डूब गया होता। पर होमई यहाँ पर सेट होते हुए एक बात का खुलासा करती है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर उस दिन यांग ना होता तो शायद वो इस लायक भी नहीं थी कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाती। उसे अपने कमजोर होने पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि अगर वह कमजोर ना होती तो उस दिन खुद को और यांग को दोनों को प्रोटेक्ट कर पाती। वो यांग से कहती है, तुम्हें पता है अगर तुम आज नहीं आते तो फिर मैं तुम्हें मिलती ही नहीं। यांग के पूछने पर कि क्यों नहीं मिलती, वो बताती है कि उसे पावरफुल होने के लिए किसी जगह जाना था और वो आज ही रवाना होने वाली थी। पर देखो, यांग की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे होमई ही मिल गई। वो उससे सवाल करती है कि बताओ, अगर मैं आज यहाँ से चली गई होती तो क्या तुम मुझे ढूंढ पाते? यांग वैसे तो परेशान था, लेकिन वो होमई के सामने एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। होमई कहती है कि पागल, अब आगे बढ़ते हैं, रहने दे इस सवाल को। थोड़ी देर में ही वहां लोग माइनिंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। उस बड़े से माइनिंग एरिया को देखने के बाद यांग होमई से कहता है कि इसे संभालने में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना। होमई बताती है कि नहीं, ग्रैंडपा लांग इसे संभालने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रैंडपा लांग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस पूरी जगह का ख्याल वो अकेले रख लेते हैं। अब शायद उनके बाद उनका ग्रैंडसन इसे संभालेगा। ग्रैंडसन वाली बात पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। यांग के उसे परेशान होता देखकर पूछने पर वो बात घुमा देती है और फिर दोनों माइनिंग एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंदर पहुंचने के बाद तो यांग को काफी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। होमई के पूछने पर वो कहता है कि पता नहीं, बहुत अजीब सी एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस हो रही है। तभी उनकी बातों के बीच में वो ओल्ड मैन भी आ जाता है, जिसका जिक्र होमई अभी कर रही थी।
उन्हें देखने के बाद होमई बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि ग्रैंडपा लांग आप आ गए। वो यांग को मास्टर लांग से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये लांग शियू यान है, हमारे डेप्यूटी लीडर। यांग उन्हें देखने के बाद काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट करता है, पर ये बुढ़ा तो ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि उसने यांग को देखा ही नहीं। वो होमई से कहता है कि मिस, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपके फादर को पता लगा तो वो हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, इसलिए आप वापस चले जाइए। यहाँ पर गर्मी और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। होमई इस बात को संभाल लेती है कि कोई बात नहीं, मैं पापा को समझा दूंगी, फिर वो आपको नहीं डांटेंगे। और वैसे भी उन्हें इस बारे में तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप उन्हें न बता दें, तो प्लीज़ उन्हें मत बताना। यहाँ यांग को ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बुढ़ा ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि यांग यहाँ है ही नहीं। तभी होमई ग्रैंडपा लांग को याद दिलाती है कि मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आई हूँ, उसे हमारे माइनिंग एरिया से कुछ खरीदना है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? ये सुनकर वो बुढ़ा, जो यांग से पहले ही चिढ़ा हुआ था, कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे गैंग का मेंबर हो। तो यांग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो लिंग शिया पवेलियन का एक डिसाइपल है। ये सुनते ही उस बुढ़े के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है और वो सोचने लगता है कि उसे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा इस किड को सबक सिखाने का। फिर वो ये बात उठाने लगता है कि ये माइनिंग एरिया तो हमारे गैंग का सीक्रेट है। वो होमई को समझाने की कोशिश करता है कि मिस, मुझे माफ़ कर देना रूड होने के लिए, लेकिन आप अभी बहुत छोटी हैं ये जानने के लिए कि किस किस तरीके की साजिशें हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा माइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसी फिराक में हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारे इस माइनिंग एरिया में क्या सीक्रेट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि देखूँ किसके इंटेंशन अच्छे हैं और किसके नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सही है। ये सुनकर यांग को भी गुस्सा आने लगता है। वो समझ जाता है कि ये बुढ़ा उसे फंसाने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। होमई समझाने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा लांग ये वैसा लड़का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। ये तो बस यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स खरीदने आया है, इसके अलावा और कुछ भी प्लान नहीं है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि शॉपिंग तो हमारे इस माइन एरिया के बाहर भी हो सकती है, मार्केट में उसके लिए माइन एरिया में आने की क्या ज़रूरत थी। ये 100% यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने आया है। यांग को तो ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये बुढ़ा कितनी डेस्परेट कोशिश कर रहा है। होमई ग्रैंडपा लांग के सामने आते हुए कहती है कि यांग उस तरीके का लड़का नहीं है, वो मेरा दोस्त है और यहाँ पर वो मेरे साथ शॉपिंग करने आया है। ये बुढ़ा जानता था कि होमई के रहते वो यांग को कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो और भी सख्त हो जाता है। वो कहता है कि मिस, शायद आपको गैंग रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे गैंग रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी बाहर वाला आए और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करे तो उसे जान से मार देना चाहिए, इसलिए मैं इस लड़के पर कोई रहम नहीं करने वाला। यांग अब तक बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये मर्डरर उसे जान से मारने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बचकर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, उसे फाइट बैक करना ही होगा। इसलिए वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हुए फाइट मोड में आ जाता है। वहीं ये बुढ़ा यांग को अपनी एनर्जी रिलीज़ करता देखकर तंज कसता है कि बॉडी टेम्परिंग रियल में होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके का एक्शन दिखाने की। ये कहने के बाद उस बुढ़े लांग ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी हेल्प से उसने हमारे यांग की स्पिरिचुअल पावर को अंदर ही सील कर दिया, जिसकी वजह से यांग अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाता और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। यांग अपने घुटनों पर आकर सोचने लगता है कि इस बुढ़े ने उस पर अपना सीक्रेट मेथड यूज़ किया है। इसने उसे अपनी पावर यूज़ करने से रोककर पूरी तरह से जान से मारने की प्लानिंग कर ली है। यांग अब तक अपनी जगह पर फ्रीज था और खुद को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा एक जानलेवा अटैक तैयार करके यांग तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें यांग के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाते हैं, जहां उसकी पूरी बॉडी एक चेन से ट्रैप थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्कल मॉन्स्टर यांग को खतरे में देखकर अपनी पावर अनलीश कर चुका था। इस बुढ़े के खतरनाक पाम अटैक को उस स्कल मॉन्स्टर ने अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया, जिससे वहाँ एक ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बेचारी होमई भी सहम गई थी। यहाँ उस स्कल मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ये ओल्ड मैन काफ़ी पीछे हट जाता है। वो तो हैरान था ये देखकर कि इस लड़के ने उसके इस पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। यहाँ दूसरी तरफ स्कल मॉन्स्टर के वापस जाने के बाद फिर से यांग की बॉडी वीक पड़ गई थी। थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल खोने के बाद वो कहता है कि दोबारा वही फीलिंग, पर फिर अपने सामने उस बुढ़े को देखकर वो कहता है कि अगर इस स्कल मॉन्स्टर ने मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया होता
तो आज मैं उस किलर मूव की वजह से मर जाता। वहीं ये बुढ़ा अभी भी यांग को सही सलामत देखकर शॉक में था। वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वो डिवाइन सील की सीक्रेट टेक्निक आखिर एक बॉडी टेम्परिंग रियल्म का बंदा कैसे ब्रेक कर सकता है। हेवनली मास्टर्स का भी इस टेक्निक को ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा कि मुझे एक बॉडी टेम्परिंग रियल्म के छोटे बच्चे ने हरा दिया। ये बोलकर वो फिर से अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर गैदर करके एक और किलर अटैक तैयार कर चुका था। इससे पहले कि वो ये अटैक यांग पर थ्रो कर पाता, होमई उस बुढ़े के सामने आकर कहती है कि ध्यान रखना, अगर आपने यांग पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो। वो तो उस एल्डर के अटैक के सामने आ चुकी थी, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी उस बुढ़े को रुकना पड़ता है। होमई को अपने सामने देखने के बाद वो कह रहा था कि आपके फादर ने ये ऑर्डर दिए हैं। हमारे गैंग रूल के हिसाब से जो कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करेगा उसे जान से मार देना चाहिए। पर होमई स्ट्रांगली कहती है कि आपको किसने कहा कि ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने आया है, और अगर ये लेने भी आया है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो तो फिर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझसे शुरू करना। ये बुढ़ा बहुत कोशिश करता है होमई को समझाने की कि आप अभी छोटी हैं, इस माइनिंग एरिया के लॉस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, आप बुरी तरीके से फंस सकती हैं। पर होमई अपने फैसले से तस से मस नहीं होती, और ये देखने के बाद वो बुढ़ा समझ जाता है कि जब तक होमई यहाँ है वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि न केवल होमई यांग के साथ है बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। यहाँ होमई उस बुढ़े से कहती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर ना जाते हुए भी उस बुढ़े को वहाँ से जाना पड़ता है। उसे वहाँ से जाता देखकर यांग रोकते हुए कहता है कि आज जो आपने मुझे बिना गलती के जान से मारने की कोशिश की है, इस चीज़ का बदला तो मैं आपसे ज़रूर चुकाऊंगा, वो भी 5 साल बाद वापस आकर। तब तक मैं चाहूँगा कि ओल्ड मैन आप मेरा इंतज़ार करें, क्योंकि आप भी तो मुझसे फाइट करना ही चाहेंगे। वो ओल्ड मैन यांग को गुस्से से घूर कर देखता है और फिर कहता है कि तब तक जिंदा तो रहो, तब देख लेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद यांग कहता है कि आऊँगा तो ज़रूर। उस विलेन के वहाँ से जाने के बाद होमई बहुत शर्मिंदा थी। वो यांग से माफ़ी मांगने लगती है कि उसे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। यांग उसे माफ़ी मांगता देखकर मना करता है, ये कहते हुए कि यहाँ आने की ज़िद तो मैंने की थी, न कि तुमने। इसमें तुम्हारी क्या गलती। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो स्कल मॉन्स्टर ना होता तो पता नहीं आज उसका क्या बनता। शायद उसकी जान आज उसकी प्योर गोल्डन असुरा बॉडी ने बचाई है। इधर यांग को सोच में डूबा हुआ देखकर होमई कहती है कि तुम यहाँ बस मेरा इंतज़ार करो, मैं भी थोड़ी देर में आई। दूर से ये बुढ़ा अपने ग्रैंडसन के साथ अभी भी यांग पर नज़र रख रहा था। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से कह रहा था कि आपने इसे जान से क्यों नहीं मारा। वो बुढ़ा कहता है कि मेरे लिए इसे जान से मारना बहुत आसान था, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं इसे जान से मार तो दूँ, लेकिन फिर होमई हम दोनों के अगेंस्ट हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वो हमारे अगेंस्ट हो जाए? ग्रैंडसन तुरंत ना कहता है। यहाँ उसका ग्रैंडपा उसकी कुटाई करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए कि औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिर वो अपने असली एविल इंटेंशंस को बयां करता है। तुम क्या चाहते हो? जिस लड़की को तुम लाइक करते हो, मैं उसे बांध कर तुम्हारे बेड तक ले आऊँ? तुम्हें अच्छे से पता है कि होमई की सिर्फ 2 ही बेटियाँ हैं। अगर तुम दोनों भाई मिलकर उन दोनों को पटा लेते हो तो फिर इस पूरे ब्लडी बैटल गैंग के हम चीफ बन जाएंगे, और आने वाले टाइम में इस पूरे गैंग में सिर्फ लांग नाम का सरनेम होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी पसंद की लड़की को अपने पास ले आओ। ये सुनकर इस बुढ़े का ग्रैंडसन कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, होमई को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिलहाल तो वो अपने दादाजी से यही पूछ रहा था कि अभी इस लड़के का क्या करना है। उसके दादा कहते हैं कि टाइम पर छोड़ दो, जब मौका मिले तब फिनिश कर देना। इधर दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाते हैं जो होमई का वेट कर रहा था। वो दौड़ती दौड़ती हाँफती हाँफती उसके पास पहुंचती है। हमें पता लगता है कि होमई और कुछ नहीं बल्कि यांग के लिए सीड्स लेने गई थी, जिसे लेकर वो उसे थैंक यू बोलता है। यांग को बहुत बुरा लग रहा था कि होमई सिर्फ उसकी वजह से अपने ही गैंग के अगेंस्ट गई। उसे तो होमई अब बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। होमई को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये मुझे लेकर कहाँ जा रहा है, पर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। यांग उसे माइन एरिया से बाहर लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। होमई को समझ नहीं आता कि कौन सा फेवर रिटर्न करने की बात कर रहा है, पर यांग पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? अब वो तो यांग पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। यांग उसे एक जगह ले जाता है और ज़मीन पर हाथ मारते हुए कहता है कि अगर 10 फीट ज़मीन के नीचे खोदोगी तो तुम्हें यांग एट्रीब्यूट्स वाली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब उसकी इस कला को देखने के बाद होमई सोचने लगती है कि इसने अपने अंदर कौन कौन से सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं। देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रैश है। अब यांग वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि उसे वापस जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। होमई कहती है, अरे अपने बताए हुए सीक्रेट का क्रेडिट तो ले लो,
पर वो चुपचाप सा कहता है, तुम सिर्फ अपने तक रखोगी, किसी को नहीं बताओगी कि इस बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। होमई सोचती है, कितना बड़ा सीक्रेट कीपर है। वापस जाते हुए यांग यही सोच रहा था कि वो बहुत कमज़ोर है, उसे बॉडी टेम्परिंग रियल्म को ब्रेक थ्रू करके ऊपर आना ही होगा, और वो ऐसा कहते हुए बहुत सीरियस लग रहा था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।